हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जीनियस मेंटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 15। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे अपने साइंस एनसीईआरटी की बुक का ओपन करके बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो आपको एनसीईआरटी में से ही लिया जाता है। तो जब भी आप लेक्चर देखो तो आपको अपनी बुक का ओपन करके बैठना है, ओके। और साथ में हमेशा नोटबुक पेन लेके बैठा करो। जो कुछ यहाँ पे आपको करवाया जाए साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, ठीक है। तो चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर, लेक्चर नंबर 15। हाँ जी, क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, इससे प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 14 के अंदर आपका जो चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, इसका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया था, इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया था। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ओके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपसे क्या पूछा गया? Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? आपसे पूछा गया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों हो जाता है जब आप उसमें आयरन नेल को डिप करते हैं। आयरन नेल यानी कि आपकी जो लोहे की कील होती है, उसको जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, डिप करना यानी कि उसको डुबो देते हैं, तो आपका जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था। इस चीज़ के लिए हमने वहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करी थी। क्या था उस एक्टिविटी के अंदर? हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली थी, ये होती है आपकी टेस्ट ट्यूब। इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, यानी कि CuSO4 का सॉल्यूशन दोनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया था, ठीक है। दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था। और जो आपका कॉपर सल्फेट होता है वो आपका ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लू कलर का आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। फिर हमने क्या ली थी? 3 हमने आयरन नेल ली थी। मान लीजिए क्या है? आयरन नेल यानी कि लोहे की कील है, ओके। अब क्या करा था? इसमें से आपने 2 कील ली, 2 आयरन नेल ली, और इन दोनों में से किसी एक सॉल्यूशन में क्या कर दोगे? डिप कर दोगे इसको, ठीक है। आपने क्या कर दिया? अब यहाँ पे आयरन नेल को डिप कर दिया किसके अंदर? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। और अब आप इसको 20 मिनट तक ऐसे ही रहने दो, यानी कि आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 20 मिनट तक आपको ऐसे ही रहने देना है। फिर आप 20 मिनट बाद आप इसको देखोगे तो आप पाओगे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसका कलर ब्लू था वो कुछ टाइम बाद ग्रीन कलर का हो गया है। क्या हो गया? आपका ग्रीन कलर का हो गया है। और ये जो आपकी लोहे की कील थी इसका कलर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लोहे की कील का कलर भी चेंज हो जाएगा। वो आपको अब ब्राउन कलर की दिखाई देगी। किस कलर की दिखाई देगी? आपको ब्राउन कलर की दिखाई देगी, ठीक है। अब आपसे ऐसा पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है, तो देखो भाई, ये था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। आयरन नेल में क्या होगा? आयरन नेल आयरन से बनी होगी, यानी कि लोहे की होगी। अब यहाँ पे सिंपली हुआ क्या है? लोहे ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर लिया है। क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इसमें आपने लोहे की कील डाली, यानी कि आपने यहाँ पर लोहे के साथ रिएक्शन करी, आयरन के साथ रिएक्शन करी। तो यहाँ पे क्या होगा? अब 20 मिनट तक क्या हो रहा है? वहाँ पे रिएक्शन हो रही है। जो आयरन है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपेयर में, ठीक है। जो आपका आयरन है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर के कंपेयर में। तो आयरन ने क्या करा? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, उसको उसकी जगह से हटा दिया, ठीक है। अब आयरन ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को ही हटा दिया और क्या करेगा? खुद यहाँ पे आके बैठ जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका FeSO4 का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, और साथ में आपका जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा। देखो, FeSO4 का जो सॉल्यूशन है, ये जो आपको ग्रीन कलर का सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, देखो पहले आपका
कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का था। जब आयरन नेल को 20 मिनट तक उसके अंदर डिप करके रखा तो आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो ग्रीन कलर का था, सॉरी ब्लू कलर का था, वो ग्रीन में चेंज हो गया। यानी कि अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नहीं रहा, अब वो आपका आयरन सल्फेट में चेंज हो गया, यानी कि FeSO4 में चेंज हो गया। और ये जो आपको ब्राउन कलर की लेयर दिखाई दे रही थी लोहे के आसपास, ठीक है, अब वो लोहे की नहीं, अब वो कॉपर की बन गई। क्या हो गई? अब वो कॉपर की लेयर होगी, इसलिए वहां पे आपका ब्राउन कलर का सब्सटेंस जम जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको कि यहाँ पे इसका कलर चेंज क्यों होता है? सिंपली कलर इसलिए चेंज होता है क्योंकि यहाँ पे कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन हो जाती है। ओके, समझ में आया? और ये टेस्ट ट्यूब को खाली क्यों रखा था? ताकि आप इसको कंपेयर कर पाओ, है ना? तभी तो आपको पता चलेगा कि पहले कैसा कलर था और रिएक्शन के बाद आपका कलर कैसा हो गया। तो बस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यही पूछा था। देखो यहाँ पे आपको ये रिएक्शन करके दिखाई हुई है जो मैंने अभी आपको बताई। कॉपर सल्फेट ने आयरन के साथ रिएक्शन करी तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ से आपका बन गया आयरन सल्फेट, जो कि आपका क्या है? ग्रीन कलर का है। और साथ में आपका कॉपर अलग होगा। कैसे अलग हुआ? जो आपकी लोहे की कील थी उसके चारों तरफ लग के। ओके, समझ में आया आपको? क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपसे क्या पूछा गया है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। अब आपसे पूछा गया है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको एग्जाम्पल बताना है और उससे अलग एग्जाम्पल बताना है जो एक्टिविटी 1.10 में हमने किया था। तो इसके लिए आपको याद तो होनी चाहिए कि आपने एक्टिविटी 1.10 के अंदर एक्चुअल में किया क्या था। ओके, देखो पहले वो यही रिवाइज कर लेते हैं कि आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी। चैप्टर के अंदर हमने पढ़ी थी, जब हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा था वहाँ पे इस टॉपिक को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी? देखो, वो रिएक्शन जिसमें आपके 2 रिएक्टेंट होने चाहिए और वो 2 रिएक्टेंट क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे? वहां पे एक्सचेंज ऑफ आयन्स होगा। क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ आयन की वजह से वो रिएक्ट करेंगे और वहां से आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे और उसमें से आपका जो एक प्रोडक्ट होगा, 1 प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा? आपका पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में मिलेगा। और पीपीटी होते हैं आपके सॉलिड प्रोडक्ट। क्या होते हैं? सॉलिड प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया? ये होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो एग्जांपल के लिए लेते हैं, मान लीजिए AB, ठीक है, प्लस CD। AB प्लस CD 2 रिएक्टेंट हैं, ये रिएक्ट करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे? एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस यानी कि ये अपनी आपसी सहमति से एक दूसरे की सीट में क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे। ये वाला इसकी सीट में और ये वाला इसकी सीट में, यानी कि अपनी जो सीट है वो क्या कर लेंगे? स्विच कर लेंगे, बदल लेंगे, अदली बदली कर लेंगे। ओके, यानी कि A वाला C की सीट में चला जाएगा और C वाला A के पास। ठीक है, तो अब देखो, अब ये इसकी सीट में गया और ये इसकी सीट में आया, तो यहाँ से भी आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। यानी कि अब A इधर आ गया तो AD बन गया, प्लस में C इधर चला गया तो आपका बन गया CB। ठीक है, 2 प्रोडक्ट मिल गए, 2 रिएक्टेंट थे, एक्सचेंज ऑफ आयन से आपको प्रोडक्ट मिला और इनमें से जो एक प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में मिलेगा। ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती थी। अब याद करते हैं एक्टिविटी 1.10 के अंदर हमने कौन सा एग्जाम्पल किया था। वहाँ पे हमने किया था सोडियम सल्फेट की रिएक्शन करवाई थी बेरियम क्लोराइड के साथ। याद होनी चाहिए आप सभी को। क्या किया था वहाँ पे? सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 की रिएक्शन करवाई थी बेरियम क्लोराइड के साथ। ये क्या आपका? सोडियम सल्फेट। और ये है बेरियम क्लोराइड। इनकी रिएक्शन हुई थी और वहां से क्या मिला था आपको? वहां से आपको मिला था बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4। ये था आपका बेरियम सल्फेट प्लस में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। देखो अब ये जो आपकी रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। देखो कैसे,
यहाँ पे आपके दो रिएक्टेंट दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, है ना। रिएक्टेंट क्या होता है? जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो ये आपके रिएक्टेंट हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सोडियम ने बेरियम की जगह ले ली, बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली, यानी कि इन्होंने एक्सचेंज ऑफ आयंस किया। तो यहाँ से आपका बेरियम सल्फेट और आपका सोडियम क्लोराइड आपको मिल गया, यानी कि आपको दो प्रोडक्ट भी मिल गए। और आपको पता होना चाहिए इन दोनों से जो आपका कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में मिलता है। ये रिएक्शन आप बहुत बार कर चुके हैं, तो आप सभी को याद हो गया होगा। जो आपका बेरियम सल्फेट है वो आपको वाइट कलर के पीपीटी की फॉर्म में मिलता है, यानी कि इन दोनों प्रोडक्ट में से आपका एक प्रोडक्ट आपको प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में मिल गया। और यही तो होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो रिएक्टेंट हो, एक्सचेंज ऑफ आयन की वजह से वो क्या करेंगे, दो प्रोडक्ट देंगे और आपका एक प्रोडक्ट आपका प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ये तो एग्जाम्पल था जो आपने एक्टिविटी 1.10 के अंदर किया था। हमें इसके अलावा एग्जाम्पल देना था। तो देखो यहाँ पे लिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट ने रिएक्ट करा है कैल्शियम क्लोराइड के साथ और वहाँ से मिलता है आपको कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। देखो रिएक्शन से समझते हैं, ये आपका सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 प्लस में कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2, इन दोनों ने रिएक्शन करी और यहाँ से मिलता है आपको कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 प्लस में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखो कैसे, दो रिएक्टेंट है, एक्सचेंज ऑफ आयन की वजह से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि सोडियम ने कैल्शियम की जगह ली है और कैल्शियम ने सोडियम की। देखो तो यहाँ से क्या बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ से बन गया आपका सोडियम क्लोराइड। दो प्रोडक्ट मिले और इन दोनों प्रोडक्ट में से आपको पता होना चाहिए जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो आपको एज अ प्रेसिपिटेट मिलता है, यानी कि सॉलिड प्रोडक्ट मिलता है वाइट कलर का। ओके, तो इसका मतलब ये क्या होगी आपकी, ये आपकी जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, यहाँ यही लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। यहाँ पे क्या हुआ है, सोडियम कार्बोनेट ने और कैल्शियम क्लोराइड ने अपने आयंस को एक्सचेंज करा और वहाँ से दो नए आपको कंपाउंड दिए हैं, यानी कि आप बोल सकते हो दो आपको प्रोडक्ट दिए हैं। ठीक है, हैंस इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपकी क्या होगी, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे क्या पूछा गया है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन गिवन है, आपको बताना है कि इस रिएक्शन के अंदर कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सब्सटेंस आपका रिड्यूस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ बतानी है और इसके लिए आपको पता तो होना चाहिए कि ऑक्सीडाइज क्या होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और आपका रिडक्शन क्या होता है। ये टॉपिक भी मैंने चैप्टर में आपको बहुत डिटेल में समझाया है, तो आप सभी बच्चे ने वो वीडियो जरूर देखी होगी और जिसने नहीं देखी है तो आप वीडियो जरूर देखना। ओके, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या था। ठीक है, आप ऑक्सीडेशन को दो तरीके से डिफाइन कर रहे थे, एक तो था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी सब्सटेंस में अगर आपका ऑक्सीजन ऐड होता है तो वो आपका ऑक्सीडेशन होता है, या फिर आप बोलते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी सब्सटेंस में से आपका हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वो भी आपका ऑक्सीडेशन होता है। और मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा रिएक्टेंट का होता है, प्रोडक्ट का कभी कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन की तो आप समझ जाना कि आपका जो रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते जाते उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो उस वाले सब्सटेंस का, यानी कि रिएक्टेंट वाले सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो भी आप क्या बोलोगे, आपका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर हो रही है चीजें। ओके, अब हम करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन भी पता है आपको, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपका ऑक्सीडेशन होता है, जो आपका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है आपका रिडक्शन, और आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा किसका होता है, आपका रिएक्टेंट का होता है। तो चलिए लेते हैं इस एग्जांपल को और चेक करते हैं यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, 4Na प्लस में O2 गिव्स टू 2Na2O, यानी कि आपने सोडियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करी तो यहाँ से आपको सोडियम का ऑक्साइड मिल गया है। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे कौन से सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। देखो सोडियम पहले यहाँ पे Na है, ठीक है, ये है आपका रिएक्टेंट, यानी कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये है आपका भाई प्रोडक्ट। ठीक है, ये है प्रोडक्ट, यानी कि केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है वो आपका प्रोडक्ट होता है। देखो सोडियम से और आपका क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड, यानी कि रिएक्टेंट में सिर्फ और सिर्फ आपका Na था। जब आप प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपका सोडियम से क्या हो गया, आपका सोडियम ऑक्साइड होगा, यानी कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यानी कि यहाँ पे जो आपका सोडियम है वो क्या हो गया, आपका ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया, वो आपका ऑक्सीडाइज। यहाँ पे आपका सोडियम क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ओके, समझ में आया आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका O2 था, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम थे, प्रोडक्ट में जाते जाते आपके ऑक्सीजन के सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम रह गया है, यानी कि आपका ऑक्सीजन का एक एटम क्या हो गया, रिमूव हो गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे आपका हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका रिडक्शन हुआ है, और किसका रिडक्शन हुआ है, आप बोलोगे ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे रिड्यूस कौन हुआ है, यहाँ पे रिड्यूस हुआ है भाई आपका O2, यानी कि ऑक्सीजन। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे आपका जो ऑक्सीडाइज और जो रिड्यूस हुए थे वो आपके रिएक्टेंट ही हुए हैं। सोडियम आपका क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, और ऑक्सीजन आपका रिड्यूस हुआ है। ठीक है, दोनों ही रिएक्टेंट हुए थे। ठीक है, और वो रिएक्शन जहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन के अंदर होता है वो होती थी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होती थी वो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि आपकी एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है। ओके, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल, यानी कि इसकी जो सेकेंड इक्वेशन दी हुई है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गिव्स टू कॉपर प्लस में H2O। अब इसमें चेक करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है। देखो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे जो आपका कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, यहाँ पे आपका रिड्यूस्ड हुआ है। क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। अब देखो यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन है वहाँ से आपका H2O बन गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, आपका पहले सिर्फ रिएक्टेंट में सिर्फ H2 था और प्रोडक्ट में जाते जाते आपका ऑक्सीजन ऐड हुआ है, यानी कि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, एडिशन ऑफ आपका ऑक्सीजन हुआ है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे आपका जो H2 हुआ है, H2 आपका ऑक्सीडाइज हुआ है। क्या हुआ है, H2 आपका ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, समझ में आपको क्लियर होगी चीज़ें, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। देखो दोबारा से, आपका जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों ही आपके रिएक्टेंट हुए हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका रिएक्टेंट का होता है। ठीक है, और वो रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होती है वो आपकी होती हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या पूछा है आपसे, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर भी आपको एक केमिकल रिएक्शन गिवन है, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा रिड्यूस हुआ और कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपकी रिएक्शन क्या दी हुई है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S, इन दोनों ने रिएक्शन करी और यहाँ से आपको वाटर और सल्फर बाहर मिल जाता है। यानी कि भाई देखो ये हैं आपके रिएक्टेंट
यानी कि जो आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये हैं आपके प्रोडक्ट जो कि आपके केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है। देखो सल्फर डाइऑक्साइड में SO2 से आपका क्या बना है, सल्फर बना है, ठीक है। रिएक्टेंट में आपका सल्फर डाइऑक्साइड था, यानी कि सल्फर के साथ ऑक्सीजन था, और प्रोडक्ट में जाते जाते सिर्फ और सिर्फ सल्फर बच गया, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया है, यानी कि इस वाले सब्सटेंस में से क्या हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। और जहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो यहाँ क्या हुआ है आपका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब आपका ऑक्सीजन का रिमूवल होता है वो होता है आपका रिडक्शन, यानी कि आप क्या कहेंगे, SO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन, यानी कि SO2 आपका रिड्यूस्ड हुआ है। क्या हुआ है आपका, SO2 रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। समझ में आया। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि सल्फर रिड्यूस हुआ है, आप बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, क्योंकि आपका जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है वो रिएक्टेंट का होता है। ओके, अब हम चेक करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड में। देखो अब यहाँ पे H2S से आपका H2O, यानी कि आपका यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है आपका, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। और अगर आप इसको यहाँ से देखो कि तो यहाँ पर भी क्या हुआ है आपका, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, ठीक है। आपका यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दोनों हुआ है, और ये दोनों ही क्या होते हैं, कि दोनों ही होते हैं आपके ऑक्सीडेशन। क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे जो आपका H2S है ये क्या हुआ है आपका, ऑक्सीडाइज हुआ है। क्या हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है। यहाँ पे आप ऐसे नहीं करेंगे कि H2O ऑक्सीडाइज हुआ है, राइट, ये गलत हो जाएगा आपका। आप क्या कहेंगे, H2S ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी कि आपका जो रिएक्टेंट होता है वही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है, क्योंकि आपके रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होके ही आपको प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बस इतना ही पूछा था कि ये बताओ किस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, ये आपने बता दिया। SO2 आपका रिड्यूस हुआ है और H2S आपका ऑक्सीडाइज हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो क्या पूछा गया आपसे, सिलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आपसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा हुआ है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आपसे पूछा हुआ है कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। याद है आप सभी को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या था, मैंने आपको कहा था एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों का काम करवाते हैं, ठीक है। यानी कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाएगा। क्या करेगा, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या आप कह सकते हैं जो खुद का रिडक्शन, जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या बोला मैंने, जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों का रिडक्शन करवाता है। जो दूसरों का रिडक्शन करवाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा दूसरों का रिडक्शन करवाएगा वो होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। समझ में आया आपको। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले आप देख रहे हैं ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि जो खुद, मैं खुद की बात कर रही हूँ यहाँ पे, जो खुद क्या होंगे, रिड्यूस्ड होंगे, वो होंगे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो आपके क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, और आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। अब आपको ऑक्सीडाइज और रिड्यूस निकालना तो आता ही है, आप वो देख लो और फिर बता देना। जो रिड्यूस हुआ होगा आप बोल देना कि भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडाइज हुआ होगा आप उसको बोल देना कि ये क्या है, आपके रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चलिए इस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है यानी कि H2S, और ये है आयोडीन यानी कि I2। इन्होंने रिएक्शन करी और यहाँ से मिलता है आपको हाइड्रोजन आयोडाइड यानी कि HI प्लस में सल्फर। ओके, अब इस केमिकल इक्वेशन को ध्यान से देख और पता लगाएंगे, पहले रिड्यूस कौन हुआ है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है। जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो आपका ऑक्सीडाइज हुआ होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो देखो ये आपका रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका रिएक्टेंट का होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका H2S है,
ठीक है। रिएक्टेंट साइड आपका H2S है। प्रोडक्ट साइड जाते जाते आपका क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ सल्फर रह गया है, यानी कि आपका हाइड्रोजन रिमूव हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है आपका, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपका, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है आपका ऑक्सीडेशन। क्या होता है भाई आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो होता है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे जो आपका H2S है वो क्या हुआ है आपका, ऑक्सीडाइज हुआ है। क्या हुआ है, वो ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसका क्या हुआ है आपका, ऑक्सीडेशन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है यानी कि ऑक्साइड, और जो ऑक्साइड जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होते हैं आपके रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि आपने यहाँ से एक आंसर तो निकाल लिया कि यहाँ पे जो आपका H2S है वो क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आया? ओके, अब देखो यहाँ पे आयोडीन है और यहाँ पे क्या हो गया HI, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ I था और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन भी ऐड हो गया है, यानी कि यहाँ पे आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे हुआ है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है भाई आपका, वो होता है आपका रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। यानी कि यहाँ पे जो आपका I2 है, जो आपका I2 है वो उसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ, यानी कि वो रिड्यूस हुआ है। और जो रिड्यूस होते हैं वो होते हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होते हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि यहाँ पे जो आपका I2 है वो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे बस आपसे इतना ही पूछा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं वो आपने बता दिया। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। आप सभी बच्चों को जितना आज आपको करवाया गया है अच्छे से रिवाइज करके आना है। ओके, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, बस आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करके आनी है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।